गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटे, जो लोग इस क्लास को YouTube पे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये हमारी नवंबर 2021 की रेगुलर क्लासेस हैं जो हमारी Zoom ऐप पे लाइव हो रही हैं और इस वीडियो को YouTube में सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पस से डाला जा रहा है। ठीक है बेटे, आइए आगे चलेंगे आज की क्लास में। सर आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस करना है? आज की क्लास में बेटे हमने पिछली क्लास के अंदर शुरू किया था बेटे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री शुरू किया था। हमने जर्नल एंट्री वाले टॉपिक को ही आज कंटिन्यू करना है। कहां से छोड़ा था? कल कौन सा क्वेश्चन हुआ था क्लास में बेटे? कल क्लास में हम कौन सा क्वेश्चन कवर कर चुके थे? फोर्थ क्वेश्चन हमारा शायद कल क्लास में कवर हो चुका था। हाँ बेटे, हमारा शायद फोर्थ क्वेश्चन कल क्लास में कवर हो चुका था। आइए बेटे आगे चलें। यस सर, ये बात हुई ना बेटे, ऐसे अगर एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग आते हैं तो मजा आता है सुनने में जरा। यस, सब हालचाल ठीक है बेटे? पारस, उत्कर्ष, सभी के हालचाल ठीक है? हाँ सर, अरे मुझसे ही पूछो सर, आप कैसे हो? ठीक है? क्या हो? खाना ना खाए, नाश्ता वाश्ता किए नहीं किए, कैसा चल रहा है? कभी ऐसा पूछा करो यार, तो ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है। बच्चे भी थोड़ा सा केयर करते हैं। सर अभी केयर नहीं करेंगे, थोड़ा रुको जरा, सब्र करो, धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ने दो, फिर करेंगे सर। अच्छा ठीक है, हाउ आर यू? अरे वेरी फाइन, थैंक यू उत्कर्ष, थैंक यू। आगे चलते हैं। हाँ सुनो, ये है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सर क्या है? सर हाउ आर यू? अरे वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है बेटे? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्पेसिफिकली हम सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स परचेस करते हैं उसकी अलग अलग एंट्रीज क्या हो सकती हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यानी परचेस से रिलेटेड एंट्रीज जो हमने बनानी होती है, या जब भी एक बिजनेस के अंदर गुड्स परचेस किया जाता है तो परचेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस तरीके से दी जाती है और उसकी एंट्रीज हमें किस तरीके से बनानी चाहिए, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सिर्फ और सिर्फ परचेस की एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से हम मिक्सअप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें सारे टाइप की एंट्रियां मिली हुई होंगी। ठीक है, आगे चलूं? यस सर, ये लो बेटे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर भी एंट्री बनाने के लिए एक एक पॉइंट को उठाना है, एक एक पॉइंट को कंसीडर करना है और आगे बढ़ जाना है। एंट्री का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लें। ये है बेटे हमारा फॉर्मेट फॉर प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री। इसके अंदर सबसे पहला ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स। अगर कभी भी गुड्स खरीदा जाए तो कौन कौन से दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो जब भी गुड्स खरीदा जाए हमेशा बेटे दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक तो होगा क्योंकि आपने गुड्स परचेस किया है इसलिए एक इफेक्ट आना चाहिए आपका परचेस अकाउंट के ऊपर, और दूसरा इफेक्ट आना चाहिए, अब कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि हमने कैश। हाँ बेटे, ये आया उत्कर्ष का आंसर, परचेस एंड कैश, बिल्कुल ठीक। पारस, आपकी तरफ से भी ऐसा आंसर आए तो मजा आ जाए बेटे। हाँ सर ठीक है। तो बेटे एक तो आपका परचेस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, दूसरा बेटे आपका कैश अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए। सर कैश क्यों? क्योंकि बेटे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि हमने जो गुड्स खरीदा है ये बेटे हमने कैश में, गुड्स खरीदते समय हमने कैश में पेमेंट की है, या गुड्स खरीदने के लिए हमने चेक से पेमेंट की है, या हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो आप मान के चलेंगे कि आपने गुड्स कैश में खरीदा होगा। तो दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए, एक होगा परचेस अकाउंट और एक होगा कैश अकाउंट। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पहले आपको अपने ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। परचेस की कैटेगरी क्या? सर परचेस हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए इसकी कैटेगरी होनी चाहिए नॉमिनल अकाउंट, एंड बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। और कैश की कैटेगरी देखी जाए तो कैश आपके लिए रियल अकाउंट है, एंड इन दिस कंडीशन अगर हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम पार्टी को कैश पे कर रहे हैं, एंड इफ वी आर पेइंग कैश दैट मींस कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर भी इफेक्ट दो ही अकाउंट के ऊपर आएगा, एक होगा आपका परचेस अकाउंट और एक होगा आपका कैश अकाउंट। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से परचेस अकाउंट को हम मानते हैं अपना एक्सपेंस, एंड इफ इट इज द एक्सपेंस तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज हो इसे डेबिट करो और जब भी एक्सपेंस डिक्रीज हो इसे क्रेडिट कर देना चाहिए। तो क्योंकि यहां पर परचेस करते सही, गुड्स खरीदते सही हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे।
साथ में कैश की बात करें तो कैश आपकी एसेट है। मॉडर्न अप्रोच कहती है जब भी एसेट इंक्रीज हो डेबिट करना चाहिए, अगर एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करना चाहिए, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट करना चाहिए। हम यहां पे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश की एसेट डिक्रीज हो रही है, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। तो बेटे एंट्री बनाते समय इसे हमें क्रेडिट करना चाहिए। क्या हो गया, हाँ ठीक है, क्रेडिट करना चाहिए। आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसी को जनरल एंट्री के फॉर्म में लिखना चाहूं तो ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स फॉर ₹60,000। हमने कहा था दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, एक तो परचेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। एंट्री बननी चाहिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन था बेटे यहां पे जुलाई 1। जुलाई 1 के लिए एंट्री बननी चाहिए परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, और परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹60,000 एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹60,000। समरी लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अगला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, क्लियरली मेंशन कर रखा है इस बार। पिछले ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन में फर्क क्या है, पिछले ट्रांजैक्शन में कैश बैंक क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा था, इस ट्रांजैक्शन में लिखा है बेटे कैश। तो दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, एक होगा आपका परचेस अकाउंट और एक होगा आपका कैश अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एक परचेस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आएगा, दूसरा कैश अकाउंट के ऊपर। परचेस अगेन योर नॉमिनल अकाउंट है, बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। कैश आपका रियल अकाउंट है, गुड्स परचेस कर रहे हैं, कैश की हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से फिर वैसे ही क्लासिफिकेशन और एनालिसिस होगी। एक इफेक्ट पड़ेगा परचेस अकाउंट पे, एक इफेक्ट पड़ेगा आपका कैश अकाउंट पे। परचेस अकाउंट यहां पर एक्सपेंस है और जैसे ही आप गुड्स खरीदते हैं आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इसको डेबिट कर देना चाहिए। आप जैसे ही कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश में पेमेंट करते से ही आपकी एसेट डिक्रीज हो जाती है और कैश की एसेट डिक्रीज होगी, कैश की एसेट कम होगी, इसलिए इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो फाइनली जब आप इसकी भी एंट्री लिखेंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है जुलाई 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एक परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री बनेगी बेटे परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹30,000 एंड कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹30,000। नरेशन लिखेंगे बेटे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हो गया आपका नरेशन। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला ट्रांजैक्शन था बेटे आपके जुलाई 3 का। जुलाई 3 का ट्रांजैक्शन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम जॉन। सर यहां पे भी नहीं लिखा, सर यहां पे भी नहीं लिखा कैश, यहां पे भी नहीं लिखा क्रेडिट, यहां पे भी नहीं लिखा बैंक, ये चेक से पेमेंट आया, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा बेटे। वैसे तो कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा, चेक से पेमेंट मिली ये भी नहीं लिखा, लेकिन यहां पार्टी का नाम लिखा हुआ है। जब भी ट्रांजैक्शन में कैश और क्रेडिट मेंशन, हाँ ये आया बेटे उत्कर्ष का सही जवाब, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, वेरी गुड बेटे। हाँ अगर कुछ ना लिखा हो कि पेमेंट कैश में हुई है, बैंक से हुई है या फिर क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन के साथ में पार्टी का नाम लिखा हो तो समझ जाना बेटे यहां पे जो पार्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? भैया उधारी में सामान बेच रहा होगा, हमने जॉन से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया होगा। अब क्योंकि अभी हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया तो फ्यूचर में हमें जॉन को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर कैश क्रेडिट कुछ भी ना लिखा हो और साथ में ट्रांजैक्शन का पार्टी का नाम लिखा हो तो समझ जाए पार्टी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी ट्रांजैक्शन में पार्टी इंपॉर्टेंट तब होती है जब वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो रहा हो तब। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शन हुआ बेटे आपका क्रेडिट में, और क्रेडिट परचेस अगर होगी तो सर कौन कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ना चाहिए? एक तो आपने गुड्स परचेस किया इसलिए परचेस अकाउंट के ऊपर तो इफेक्ट आनी चाहिए। दूसरा सेकंड इफेक्ट आना चाहिए उस पार्टी के ऊपर, उस पार्टी के अकाउंट में जिस पार्टी से आपने क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की है। हमने ट्रांजैक्शन की है जॉन के साथ, तो सेकंड इफेक्ट आएगा बेटे हमारा जॉन अकाउंट। हाँ अगर ये ट्रांजैक्शन कैश में होता तो सेकंड इफेक्ट किस में डालते? कैश अकाउंट में। अगर पेमेंट बैंक से पे कर देते, अगर हम पेमेंट बैंक के थ्रू कर देते, चेक दे देते, पेमेंट कर देते, तो सेकंड इफेक्ट किस पे आता? बैंक अकाउंट। लेकिन यहां पे ट्रांजैक्शन क्योंकि क्रेडिट में हुई है इसलिए सेकंड इफेक्ट आएगा आपका पार्टी अकाउंट के ऊपर। ठीक है सर, अब चलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है परचेस आपका नॉमिनल अकाउंट है एंड बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। जॉन का क्या? अब बेटे जॉन नाम से ही समझ में आ रहा है यह है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब बताओ बेटे पर्सनल अकाउंट के रूल क्या? पर्सनल अकाउंट के रूल थे कि अगर पार्टी, यहां पे पार्टी कौन? जॉन। पार्टी अगर गिवर हो, पार्टी अगर रिसीवर हो तो इसका अकाउंट होना चाहिए डेबिट। पार्टी अगर गिवर हो तो उसका अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। बताओ बेटे जॉन रिसीवर है कि गिवर है? सर हमने गुड्स परचेस किया है तो पक्की बात है जॉन ने गुड्स हमें दिया होगा, तो जॉन यहां पर गिवर है और गिवर है इसलिए जॉन का अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। अगर मैं इसी को मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखूं तो अब थोड़ा प्रिकॉशियस होना पड़ता है। सर क्यों?
अकाउंट पे तो दो ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एक होगा आपका परचेस अकाउंट और दूसरा होगा आपका जॉन अकाउंट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेस की अगर कैटेगरी की जाए तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रोमाइज कहते हैं कि परचेस आपका एक्सपेंस का अकाउंट, और जैसे ही आप गुड्स खरीदते हैं आपके खर्चे इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तो इसको डेबिट कर देना चाहिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। अब जॉन का क्या, हाँ मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखना पड़ेगा, जॉन एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है। बताओ बेटे जॉन की कैटेगरी क्या होगी, जॉन को मैं अपनी एसेट मान लूं, जॉन को मैं अपनी लायबिलिटी अज्यूम कर लूं, क्या जॉन मेरे लिए कैपिटल की कैटेगरी में आना चाहिए, या जॉन को मैं इनकम या एक्सपेंस कंसीडर करूं? बताओ बेटे बताओ। सर हम ना जॉन से क्रेडिट में गुड्स परचेस कर रहे हैं, हाँ जॉन इज क्रेडिटर सो लायबिलिटी, ये सवाल जवाब है सर, हमने जॉन से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है, और क्रेडिट में गुड्स परचेस करने का मतलब यह है कि हमने एक लायबिलिटी अज्यूम की है। Sir, there is a present liability, there is a present obligation to pay the certain amount in future. और जब कभी आप प्रेजेंट में कोई ऑब्लिगेशन अज्यूम करते हैं कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट फ्यूचर में पे करूंगा, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो जैसे ही आपने जॉन से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया, प्रेजेंट में आपने एक ऑब्लिगेशन अज्यूम कर ली कि मैं आपको फ्यूचर में पे करूंगा, तो जॉन बन जाएगी बेटे आपकी लायबिलिटी, और ऐसी लायबिलिटी का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। तो जॉन बेटे आपके लिए होगा लायबिलिटी, और कौन सी लायबिलिटी सर, क्रेडिटर्स की लायबिलिटी, और यहां पर हमारे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए यहां पर क्या किया जाएगा, क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट करना चाहिए, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो तो डेबिट करना चाहिए। सर ऐसा क्यों? लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो बेटे ये बनता है आपके लिए सोर्स ऑफ फंड, यहां से आपने फंड का इंतजाम किया है, लेकिन अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, और अगर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक, आगे चलते हैं। तो एंट्री क्या बनी सर, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिटेड एंड जॉन अकाउंट क्रेडिटेड। तो लो बेटे आगे चलते हैं। अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को एंट्री के फॉर्म में लिखूं, जुलाई 3, डेट की जगह पे डेट, एंट्री होनी चाहिए परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹15,000। इसके अगेंस्ट में जॉन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, जॉन अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹15,000। नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जॉन ऑन क्रेडिट ₹15,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ओहो, यानी यहां पर एक तो गुड्स परचेस किया और पेमेंट क्योंकि चेक से की है, इसलिए सेकंड इफेक्ट किस पे आना चाहिए, बैंक अकाउंट पे आना चाहिए। ये लो बेटे, अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन करूं तब मेरे दो अकाउंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक होगा परचेस अकाउंट और दूसरा होगा आपका बैंक अकाउंट। यस सर, बात तो सही है। अब परचेस अकाउंट की कैटेगरी क्या, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब, सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से परचेस नॉमिनल अकाउंट है, बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। बैंक की कैटेगरी क्या, हां बेटे बैंक था हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। याद आया बेटे, हमने पहले ही बात की थी, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन सा पर्सनल अकाउंट है सर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इसीलिए क्योंकि बैंक अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक इंडिविजुअल बैंकिंग एंटिटी है, एक बैंकिंग फर्म है, और किसी भी फर्म के साथ में जब हम डील करते हैं तो उस फर्म को भी हम इंडिविजुअल मानते हैं और पर्सन की कैटेगरी में लेके आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि सर यहां पर बैंक रिसीवर है कि गिवर है? बेटे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ यहां पर बैंक रिसीवर है कि गिवर है? बोलो बेटे, क्योंकि अगर बैंक पर्सन है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि बैंक यहां पर रिसीवर है कि बैंक यहां पर गिवर है, क्योंकि अगर बैंक रिसीवर हुआ तो इसका अकाउंट हो जाना चाहिए डेबिट, और अगर बैंक गिवर हुआ तो अकाउंट हो जाना चाहिए क्रेडिट। गिवर, बिल्कुल ठीक जवाब बेटे। अगर मैं पेमेंट चेक से कर रहा हूं तो मैंने तो चेक पार्टी को दे दिया होगा, पार्टी मेरे बैंकर के सामने जाएगी, बैंकर के सामने मेरे चेक प्रेजेंट करेगी और बैंक वाले मेरी पार्टी को या क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, मेरे सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो फाइनली पेमेंट बैंक वाले करेंगे, बैंक वाले पैसे देंगे किसको, सप्लायर को पैसे देंगे, इसलिए बैंक यहां पर गिवर होना चाहिए, और क्योंकि बैंक गिवर है इसलिए उनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। पारस कहां गए बेटे, पारस वेयर आर यू बेटे? हियर ओनली, ओके। पारस बेटे, पारस का मतलब जानते हो? पारस बेटे एक तरीके का पत्थर होता है, अगर उस पत्थर को लोहे से छुला दिया जाए तो बेटे वो लोहा भी सोना बन जाता है। तो सोचो बेटे, आपके अंदर तो वो ताकत है जो आप लोहे को भी सोना बना दो। तो उम्मीद है बेटे आप भी पारस नाम का एक स्टूडेंट
नवनीत अग्रवाल नाम के टीचर के साथ में एक कनेक्शन बिल्डअप करेगा और इसको भी बेटे लोहे को भी सोना बना देगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसलिए पारस मुझे आपके लिए विशेष चिंता रहती है, इसलिए बेटे आप बीच बीच में यस नो यस सर फॉर श्योर, हाँ तो बेटे इसलिए बीच बीच में जवाब देते रहा करो ताकि एक कनेक्शन बना रहे और मेरे अंदर भी उम्मीद पैदा होती रहे कि नवनीत अग्रवाल जैसे लोहे को पारस एक दिन सोना बना देगा। ठीक है सर, पक्का बनाऊंगा मैं, इसलिए मैं आपके साथ में पूरा कनेक्शन बिल्डअप रखूंगा। वेरी गुड बेटे, आगे चलो। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो दो अकाउंट के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, एक तो होगा परचेस अकाउंट और दूसरा होगा बैंक अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि आपको अपने किसी भी अकाउंट को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। परचेस हमारे लिए एक्सपेंस है, जैसे ही आप गुड्स खरीदेंगे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे और क्योंकि आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे इसलिए इसको डेबिट हो जाना चाहिए। बैंक, मॉडर्न अप्रोच कहती है बैंक भी आपकी एसेट है, कब तक? जब तक आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट ना ले लिया हो। सर ओवरड्राफ्ट मतलब? बेटे एक होता है, कभी आप एक वर्ड सुनेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितने पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किए उससे ज्यादा पैसे हमने बैंक से विड्रॉ कर लिए, यानी विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज ग्रेटर देन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और जब आप बैंक से जरूरत से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। और फिर ये आपकी क्या बन जाती है बेटे? ये आपकी बन जाती है लायबिलिटी। तो जब तक बैंक ओवरड्राफ्ट ना हो तब तक बैंक को आप अपनी एसेट कंसीडर करें, और क्योंकि आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक वाले पेमेंट करेंगे तो इससे आपकी बैंक की एसेट डिक्रीज होगी, इसलिए इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी सर परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर मैं इस एंट्री को लिखूं तो एंट्री लिखनी चाहिए बेटे मुझे परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹20,000 एंड क्या सर? एंड होना चाहिए बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹20,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट थ्रू बैंक, पेमेंट मेड थ्रू बैंक। आगे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम गीता। पहले तो पार्टी का नाम लिखा हुआ है, अब चेक करो कैश या क्रेडिट लिखा है क्या? सर क्रेडिट भी लिखा है। कितना भला सवाल है बेटे। ऐसा ट्रांजैक्शन पूरी तरह से अपना गला फाड़ फाड़ के कहता है कि देखो टेंशन मत लेना, कोई अज्यूम मत करना, मैं तुमको सब बता देता हूं। ये कहते हैं कि हमने गीता नाम के पर्सन से गुड्स खरीदा और वो भी क्रेडिट में खरीदा। सर अगर यहां पे क्रेडिट ना लिखा होता तो? अगर यहां पे क्रेडिट ना लिखा होता तब भी क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है तब भी मैं मान लेता, अज्यूम कर लेता कि गुड्स क्रेडिट में परचेस किया गया है। हालांकि अब मुझे अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के टर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो इसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा किस किस अकाउंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। इट विल अफेक्ट योर परचेस अकाउंट एज वेल एज इट विल अफेक्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है देयरफॉर इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर पार्टी अकाउंट एज वेल। अब पार्टी कौन? सर गीता। तो यहां पर दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, एक होगा परचेस अकाउंट और दूसरा होगा गीता अकाउंट। परचेस की कैटेगरी क्या? नॉमिनल अकाउंट बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। गीता की कैटेगरी क्या? सर गीता है यहां पर पर्सनल अकाउंट। अब बताओ बेटे गीता यहां पे गिवर है कि रिसीवर है? अगर गीता रिसीवर होगी तो मैं इसके अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और अगर गिवर होगी तो मैं इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। सर अगर हमने गुड्स परचेस किया है तो गीता ने हमें गुड्स दिया होगा, और क्योंकि गीता ने हमें गुड्स दिया है, गीता यहां पर गिवर है, इसलिए उनका अकाउंट हो जाना चाहिए क्रेडिट। तो रूल के हिसाब से क्योंकि गीता यहां पर गिवर है, गीता ने क्या दिया? गीता इज द गिवर ऑफ गुड्स। गीता ने बेटे हमें गुड्स दिया है, इसलिए उसका अकाउंट होना चाहिए क्रेडिट। आगे चलते हैं, ठीक है सर। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलूं तो फिर आपका इफेक्ट, इसका इफेक्ट दो अलग अलग अकाउंट पे आएगा, एक होगा परचेस अकाउंट और दूसरा होगा बेटे यहां पर गीता अकाउंट। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच कहती है परचेस आपका एक्सपेंस है और जैसे ही आपने गुड्स खरीदा इससे आपके एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, इसलिए इसको डेबिट कर देना चाहिए। गीता का क्या? हाँ सर गीता से अगर हम क्रेडिट में गुड्स परचेस कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रेजेंट में एक ऑब्लिगेशन अज्यूम कर रहे हैं कि हम गीता को फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। इसका मतलब गीता हमारे लिए क्या बन जाएगी? क्रेडिटर। वी आर सपोज टू पे अमाउंट टू गीता इन फ्यूचर। तो ऐसे लोग जिन्हें हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, जिनको हम फ्यूचर में पैसे देंगे, उन लोगों को कहने लगते हैं हम लोग क्रेडिटर, और ये होती है हमारी लायबिलिटी। और जैसे हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करेंगे ये हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तब आप इसको हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन को किया जाएगा बेटे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? सर एंट्री बनी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू गीता अकाउंट। एंट्री के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो यहां पर बेटे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है जुलाई 7। एंट्री लिखी जाएगी बेटे परचेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹18,000 एंड
गीता अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹18,000। नरेशन लिखा जाएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गीता। आगे चलते हैं, अगली ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटे यहां पर जुलाई 8 की। परचेज गुड्स फ्रॉम जॉन रिटर्न्ड बीइंग डिफेक्टिव। हमने बेटे कभी जॉन से कोई गुड्स खरीदा था, अब वो गुड्स बेटे अब डिफेक्टिव निकल गया, हमें सप्लाई मिली, हमारे पास गुड्स आया, हमने चेक किया, पता लगा गुड्स डिफेक्टिव है, तो हमने बेटे जॉन को जो 2000 रुपीज का गुड्स डिफेक्टिव था, वो डिफेक्टिव गुड्स हमने जॉन को वापस कर दिया। ठीक है सर, आगे चलो, अब क्या करेंगे? हाँ, जॉन अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न। क्या बात है बेटे, इतना स्पीड में? सर हमें एक डायलॉग याद आ रहा है। मैंने कहा क्या बेटे बताओ? जानी, हम वो हैं जो पत्ता हिलने के पहले ही झाड़ काट देते हैं, आप हमसे सवाल पूछो उसके पहले ये लो सर एंट्री। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सर ऐसा ही है। ठीक है चलो आगे। तो सर ऐसे केस में अब क्या करना चाहिए सर? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है पहले तो ये देखो किस किस अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ेगा। अब हमने जॉन को गुड्स वापस किया है, अब पार्टी को अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं, पार्टी के साथ ओरिजिनली पहले ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट में था तो ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट में से ही एडजस्ट होगा। तो पहला इफेक्ट पड़ेगा आपका जॉन पे और सेकंड इफेक्ट पड़ना चाहिए परचेस रिटर्न पे, क्योंकि हमने अपना परचेस किया हुआ गुड्स ही वापस किया है, जो गुड्स हमने खरीदा था उसी गुड्स को हमने वापस किया है। तो सेकंड इफेक्ट आना चाहिए आपका परचेस रिटर्न अकाउंट पे। परचेस रिटर्न को कई बार बेटे रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी पुकारा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेस रिटर्न इज ऑल्सो समटाइम नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है सर। जॉन की कैटेगरी पर्सनल अकाउंट है, जॉन यहां पर इस बार रिसीवर है, अगर मैं गुड्स वापस करूंगा तो एक गुड जॉन के पास में जाएगा, जॉन गुड्स को रख लेगा, तो जॉन इस बार क्या है बेटे? रिसीवर। और क्योंकि जॉन रिटर्न किए हुए गुड्स का रिसीवर है इसलिए उसका अकाउंट हो जाना चाहिए डेबिट। सर परचेस रिटर्न का क्या? हाँ, परचेस रिटर्न असल में आपकी ओरिजिनली परचेस से रिलेटेड था, अब परचेस क्योंकि नॉमिनल अकाउंट था तो परचेस रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट होगा। तो सर यहां पर रिसीवर मतलब कि क्या, परचेस को यहां पर रेवेन्यू मान ले, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो कहता है कि अगर रेवेन्यू है या इनकम है या प्रॉफिट है या गेन है तो क्रेडिट करो। अब बेटे ये मेरी कोई इनकम तो है नहीं, ये कोई मेरा रेवेन्यू तो है नहीं, गुड्स खरीद खरीद के वापस करने का तो मेरा बिजनेस है नहीं और उसी से प्रॉफिट कमाने का तो मेरा बिजनेस नहीं है, तो अल्टीमेटली ये कोई रेवेन्यू का आइटम तो है नहीं। तो आप क्या करें सर? हाँ, असल में अगर आपको परचेस रिटर्न को देखना है तो परचेस रिटर्न आपकी एक रिवर्सल एंट्री है। सर किसकी रिवर्सल एंट्री है? ये बेटे आपकी परचेस की रिवर्सल एंट्री है। आपने जो गुड्स परचेस किया था उसी को वापस किया है, तो परचेस रिटर्न इज द रिवर्सल ऑफ योर परचेस। तो परचेस करते समय आपने परचेस अकाउंट को डेबिट किया था, तो रिवर्सल एंट्री बनाते समय आप अपने परचेस रिटर्न अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करेंगे। रिवर्सल ऑफ परचेस है इसलिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर फाइनली एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनेगी बेटे पार्टी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड या जॉन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड परचेस रिटर्न अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। वैसे अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चला जाए तो अभी भी जो इफेक्ट पड़ेगा वो दो अकाउंट के ऊपर पड़ेगा, एक होगा जॉन अकाउंट और एक होगा परचेस रिटर्न अकाउंट। जॉन की कैटेगरी यहां पर अभी भी लायबिलिटी है, जब हमने जॉन से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था तब हमने उसे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी डिक्लेयर किया था, तो अभी भी जॉन को हम एज अ लायबिलिटी ही कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम जॉन को परचेस किया हुआ गुड्स वापस करते हैं तब उस कंडीशन में हमारी लायबिलिटी उतने रुपए से कम हो जाती है। अब यहां पर क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज होगी इसलिए इसको कर देना चाहिए डेबिट। सर परचेस रिटर्न का क्या? परचेस रिटर्न इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर परचेस, इसलिए वैसी परचेस की क्लासिफिकेशन थी वैसे ही परचेस रिटर्न की भी क्लासिफिकेशन होगी। तो परचेस रिटर्न को भी एक्सपेंस का अकाउंट ही मानेंगे। सर लेकिन ये एक्सपेंस कहां है? कहां हमारा खर्चा है? हाँ बेटे, खर्चा मैं ये कह नहीं रहा हूं कि खर्चा बड़ा है, मैंने कहा ये रेवेन्यू का अकाउंट है। अगर आप इसको एक्सपेंस नहीं लिखना चाहते तो आप इसको रेवेन्यू का अकाउंट लिख दें, है तो ये भी एक रेवेन्यू अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट है, खर्चा है, तो आपको ये देखना है कि खर्चा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। परचेस किया था तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, लेकिन वही परचेस किया हुआ गुड्स अगर मैं वापस करूं तो उसको क्या बोलूंगा? सर हमारे खर्चे कम हो गए, इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सपेंसेस। तो क्योंकि हमारे परचेस के एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं और मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो जैसे ही मैंने परचेस किया हुआ गुड्स वापस किया है, ये मेरे खर्चों को कम करेगा और खर्चों को कम करेगा इसलिए इसको कर देना चाहिए बेटे क्रेडिट। ठीक है सर, एंट्री लिखें? हाँ एंट्री लिख सकते हैं। एंट्री लिखा जाएगा बेटे जॉन को गुड्स हमने वापस किया, जॉन यहां पर रिसीवर है इसलिए जॉन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹2000। उसके बाद
गुड्स हमने जो परचेस किया था वही वापस किया है, ये परचेस की रिवर्सल है, इसलिए परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा बाय ₹2000। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू जॉन। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हैरी रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। पिछली बार बेटे जॉन का गुड्स वापस किया था, इस बार हैरी का गुड्स वापस कर रहे हैं। सर ट्रांजैक्शन कैसे बनेगा? वही सेम तरीका, बस जॉन की जगह क्या आ जाएगा? हैरी। हाँ सर, लेकिन यहां पे तो आपने बैंक अकाउंट लिखा है, रुको बेटे वो भी बताता हूं। हाँ सुनो, एक तो आपने परचेज रिटर्न किया है, पहले आप चेक करके बताओ हमने जब हैरी से गुड्स परचेस किया था तो वो गुड्स हमने कैश में परचेस किया था कि क्रेडिट में परचेस किया था? चेक करके बताओ बेटे। आपने जो गुड्स परचेस किया था, ये लो मैं दिखाता हूं आपको, आपने जो गुड्स परचेस किया था हैरी से, सारे ट्रांजैक्शन यहां लिखे हुए, देखो बेटे कहां दिख रहा है हैरी का ट्रांजैक्शन? सर है ना, ये देखो, ये है जुलाई 5 का ट्रांजैक्शन। देखो सर, परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी, हमने हैरी से गुड्स परचेस किया था, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और जो हमने पेमेंट की थी वो चेक से की थी। इसका मतलब गुड्स परचेस करते समय हैरी को ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके, तो अब जब गुड्स हम रिटर्न करेंगे, तब हम जिस तरीके से हमने पेमेंट किया उसी तरीके से पेमेंट हम वापस भी लेंगे। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। या तो बेटे आप अपने सप्लायर से कहोगे कि भाई खरीदते समय, आप अपने सप्लायर से कहेंगे कि गुड्स को खरीदते समय अगर हमने पेमेंट किया है तो जब गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न करते समय क्यों ना आप हमारा गुड्स वापस ले रहे हो तो हमको हमारा पेमेंट भी वापस करो, ऐसा भी तो कह सकते हो आप। या तो फिर दूसरा तरीका यह है कि कई बार बिजनेस के अंदर यह भी होता है कि भाई गुड्स वापस ले लो, पेमेंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, रखे रहो अपने पास में, अगली बार जब कोई भी गुड्स खरीदेंगे तब इसको हिसाब में एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा जब होता है तो इसको फिर एडवांस मान लिया जाता है, इट शुड बी कंसीडर्ड एज एन एडवांस टू सप्लायर। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा कि जब गुड्स परचेज करते समय मैंने चेक से पेमेंट किया है, तो जब यही परचेज किया हुआ गुड्स मैं वापस करूंगा तब मैं बेटे बैंक से पेमेंट वापस लूंगा। अगर मैंने चेक के थ्रू पेमेंट दी थी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मनीषा, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? सब बढ़िया? अच्छा, तो बेटे मैं मान के चलूंगा कि अगर मैंने गुड्स परचेस करते समय बैंक के थ्रू पेमेंट की थी, तो जब वही परचेस किया हुआ गुड्स मैं रिटर्न करूंगा तो मैं अपने सप्लायर से बैंक के थ्रू अपनी पेमेंट भी वापस लूंगा। ठीक सर, ये एजम्पशन लेनी जरूरी है? हाँ बेटे, एजम्पशन लेनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो आप सर काफी अच्छे, अरे वेरी गुड, ये हुई ना बात, काफी अच्छे। मॉर्निंग में सवेरे सवेरे अगर कोई कहता कि सर बहुत अच्छे, तो मजा आ जाता सुन के। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ तो बेटे एक इफेक्ट तो आना चाहिए आपका परचेस रिटर्न के ऊपर, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। लेकिन सेकंड इफेक्ट किस पे डालोगे? सर सेकंड इफेक्ट हैरी पे डाल देते हैं ना, हैरी क्योंकि गुड्स का रिसीवर है तो हैरी अकाउंट के ऊपर इफेक्ट डाल देते हैं, रिसीवर ऑफ गुड्स, और अगर रिसीवर ऑफ गुड्स है तो डेबिट कर देंगे, वो तो चलेगा। लेकिन फिर इससे डिक्लेयर हो जाएगा कि हमने परचेस रिटर्न जो किया है वो क्रेडिट में किया है। तो परचेस की थी आपने कैश में इमीडिएटली पेमेंट करके, लेकिन परचेस रिटर्न आप कर रहे हो क्रेडिट में, ये दोनों चीजें फिर सिंक्रोनाइज नहीं होंगी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो अगला ट्रांजैक्शन होगा, सबसीक्वेंट ट्रांजैक्शन होगा, वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली ही आपको अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसी हमारी जनरली एक अजम्पशन होती है। चलो आगे चलते हैं। इसीलिए बेटे मैंने दो अकाउंट के ऊपर इसका इफेक्ट डालना है, एक होगा बैंक अकाउंट और दूसरा होगा परचेस रिटर्न अकाउंट। सॉरी सर आई मिस इंटर, अरे तो कोई बात नहीं बेटे, उसमें क्या है, अभी क्लास में बैठ जाओ, अभी नहीं होगा तो चलो फिर ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, 10:30 को क्लास में मिलना सुपरसोनिक बैच के अंदर, कोई दिक्कत थोड़ा ना है बेटे। हाँ चलते हैं। तो एक इफेक्ट पड़ेगा बेटे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। जैसे ही बेटे हम गुड्स को रिटर्न करेंगे, हम हैरी से पैसे लेंगे, हैरी भी हमें चेक के फॉर्म में पेमेंट करेगा और चेक के फॉर्म में पेमेंट करेगा। इस चेक को हम बैंक में जाके जमा करवाएंगे तो फिर बैंक वाले क्या होंगे? रिसीवर, और बैंक वाले अगर रिसीवर होंगे तो उनका अकाउंट हो जाना चाहिए डेबिट। दूसरा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न अगेन नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन यहां पर बेटे इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट गेन लॉस इन सब के बेसिस पर एंट्री तो नहीं बन सकती, क्योंकि परचेस रिटर्न आपका एक रिवर्सल ऑफ परचेस का ट्रांजैक्शन है। परचेस करते समय आपने डेबिट किया था तो बेटर ऑप्शन है कि इसको यहां पर रिवर्स करते समय क्रेडिट कर दिया जाए। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे, एक होगा बैंक अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच कहती है बैंक आपकी एसेट का अकाउंट है, जैसे ही आप परचेस किया हुआ गुड्स वापस करेंगे, सामने वाली पार्टी से बैंक के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करेंगे, तो इससे आपकी बैंक की एसेट इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही आपकी बैंक की एसेट इंक्रीज होगी इसको डेबिट कर देना चाहिए। ठीक है सर।
परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न यहां पर एक्सपेंस है, लेकिन जैसे ही आप अपना परचेस किया हुआ गुड्स एक्सपेंस का अकाउंट है, या परचेस रिटर्न आपके लिए मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रेवेन्यू का अकाउंट है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप परचेस को रिटर्न करेंगे, परचेस रिटर्न आपके खर्चों को कम करेगा, और क्योंकि आपके खर्चों को डिक्रीज करेगा इसलिए इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो एंट्री बननी चाहिए बेटे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट। सर अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, अगर हैरी से हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया होता तो हाँ, अगर यहां पर बेटे हैरी से हमने इनिशियली गुड्स क्रेडिट में परचेस किया होता तो फिर हम यहां बैंक अकाउंट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालते, फिर हम यहां पर इफेक्ट भी किस में डालते, हैरी अकाउंट के ऊपर ही इफेक्ट डालते, क्योंकि अगर क्रेडिट में परचेस हुआ होता तो फिर वहां पर पेमेंट भी अकाउंट के थ्रू ही सेटल होता। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ बेटे, एंट्री होगी यहां पर गुड्स परचेस फ्रॉम जॉन बीइंग रिटर्न डिफेक्ट। अरे ये क्या हो गया, हाँ, रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। तो एंट्री होगी बेटे, बैंक अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1500 एंड परचेस रिटर्न अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय ₹1500। बेटे यहां तक क्लियर है, जल्दी बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। बोलो बेटे बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? उत्कर्ष ने कहा यस सर। पारस, ए बेटे लोहे को सोना बनाने वाले मेरे स्टूडेंट, कहां हो तुम? बताओ बेटे, यहां तक बातें समझ में आई, हां या ना? यस सर, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ अगला है जुलाई 13, बैलेंस अमाउंट पेड टू जॉन। जो बचे खुचे पैसे थे वो हमने जॉन को पे कर दिया और अपना हिसाब किताब क्लियर कर दिया। अब सवाल ये कि सर बचे खुचे पैसे कितने थे, वो तो बेटे जब अमाउंट लिखना होगा ना तब देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि बेटे एंट्री क्या बननी चाहिए। बैलेंस अमाउंट पेड, जब भी बेटे पेड वर्ड लिखा है इसका मतलब आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो आपने पेमेंट कैश में की होगी या तो आपने पेमेंट बैंक से की होगी। कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि पेमेंट कैश के थ्रू हुई होगी। तो दो अकाउंट के ऊपर इसका फर्क पड़ना चाहिए, एक तो वो पार्टी जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं और दूसरा वो मोड ऑफ पेमेंट। अब यहां पर बेटे हमने जॉन को पेमेंट करना है और हम पेमेंट किसके थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं। तो एक इफेक्ट आएगा जॉन अकाउंट के ऊपर और दूसरा इफेक्ट आएगा आपका कैश अकाउंट के ऊपर। जॉन क्या असर, जॉन पर्सनल अकाउंट। जॉन बेटे पर्सनल अकाउंट है, हम जॉन को पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब जॉन यहां पे रिसीवर है, रिसीवर है तो जॉन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। कैश, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। हम यहां पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते समय क्या हो, कैश विल ऑलवेज गो आउट, आपकी जेब से पैसे निकल जाएंगे। आगे चलते हैं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलूं तो एक अकाउंट जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा वो होगा जॉन अकाउंट और दूसरा अकाउंट होगा बेटे आपका कैश अकाउंट। जॉन की कैटेगरी यहां पर क्या थी, अब यहां पे फिर से सोचना पड़ेगा। जॉन से हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था तो इनिशियली हमने कहा था कि जॉन हमारा क्रेडिटर है, इसका मतलब जॉन हमारी क्या थी, लायबिलिटी। अब जैसे ही मैं जॉन को पेमेंट करूंगा इससे मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। It will decrease the amount of my liability, it will decrease the obligation, it will write off the obligation। ये हमारी liability को खत्म करेगा और क्योंकि liability कम हो रही है इसलिए इसको कर देना चाहिए डेबिट। कैश की बात करूं तो कैश आपका एसेट का अकाउंट है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे इससे आपकी कैश की एसेट डिक्रीज होगी और कैश की एसेट डिक्रीज होगी, जब भी एसेट डिक्रीज हो तो इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी सर, जॉन अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कैश अकाउंट यहां पर क्रेडिट होना चाहिए। ओके, तो फाइनली बेटे एंट्री बनेगी यहां पर बैलेंस अमाउंट पेड टू जॉन। एंट्री बननी चाहिए बेटे ऑन जुलाई 13, जॉन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज कितना, सर पता नहीं कितना, हाँ ढूंढो, ये लो पूरा हिसाब किताब तुम्हारे सामने रखा हुआ है। पहले ट्रांजैक्शन में जॉन का कोई लेना देना नहीं, दूसरे ट्रांजैक्शन में जॉन का कोई लेना, तीसरे ट्रांजैक्शन में ये देखो बेटे ये लिखा है हमने जॉन से 15 जून को या 15 जुलाई को हमने गुड्स परचेस किया था। ये था आपका जॉन के साथ होने वाला पहला ट्रांजैक्शन। तो हमने 15,000 का गुड्स परचेस किया था, इसका मतलब मुझे जॉन को 15,000 रुपीज देने थे, लेकिन आगे जाके हमने जॉन को 2,000 रुपीज का गुड्स यहां पर रिटर्न कर दिया था। याद आया? यस सर। तो कुल मिला के जॉन को अमाउंट पेएबल कितना होगा सर, 15,000 का गुड्स परचेस किया, उसमें से 2,000 का गुड्स डिफेक्टिव था तो वापस कर दिया। बैलेंस अमाउंट कितना निकला, 13,000। तो फाइनली जॉन को जो पेमेंट होगी वो 13,000 रुपीज की होगी। तो एंट्री होगी जॉन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बाय ₹13,000, बैलेंस अमाउंट पेड टू जॉन। हाँ बेटे, यहां तक किसी को कोई डाउट है, जल्दी बोले हाँ या ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उत्कर्ष ने कहा नो सर। पारस,
नो सर। चलो फिर आगे, जुलाई 14 में कह रहे हैं अमाउंट पेड टू गीता हु अलाउड अस कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। इस बार भी बेटे हम पेमेंट कर रहे हैं पेड, लिखा कुछ नहीं है कैश के थ्रू कि बैंक के थ्रू। अगर कुछ भी मेंशन ना हो कि पेमेंट कैश से हो रही है या बैंक से हो रही है तो आप अज्यूम करेंगे कि पेमेंट आपकी कैश में हो रही होगी। ठीक है सर, कैश के थ्रू हमने पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया? गीता को। और गीता ने बेटे हमें कैश डिस्काउंट अलाउ किया है 5% का। अच्छा, अब कौन कौन से अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? पहली बात, आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी कौन है? गीता, तो पहला इफेक्ट किस पे आना चाहिए? गीता पे। दूसरा, क्योंकि कैश में पेमेंट हो रही है इसलिए सेकंड इफेक्ट आना चाहिए कैश अकाउंट पे। लेकिन कैश पे करते समय आपने बेटे गीता से डिस्काउंट लिया है, हाँ, तो इसीलिए एक इफेक्ट और किस पे पड़ना चाहिए? आपने क्योंकि डिस्काउंट लिया है इसलिए तीसरा इफेक्ट पड़ना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के ऊपर। ये बात बेटे, ये आए ना जवाब बेटे, शाबाश। आगे चलते हैं। गीता, गीता की कैटेगरी पर्सनल अकाउंट। अगर हम गीता को पेमेंट कर रहे हैं तो गीता यहां पर रिसीवर है, एंड सिंस द गीता इज रिसीवर उसका अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाना चाहिए। कैश की बात करूं तो कैश आपकी एसेट है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है तो देखना पड़ेगा वेदर द कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। इफ वी आर मेकिंग पेमेंट देन द कैश इज गोइंग आउट, एंड इफ द कैश इज गोइंग आउट इट शुड बी क्रेडिटेड। अब सर बात आती है डिस्काउंट रिसीव्ड की, तो ये क्या है? ये है बेटे आपका रेवेन्यू, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये आपकी इनकम है। सर इनकम कैसे? जितने पैसे आपको देने थे उसमें से कुछ पैसे आपके पास में बच गए। मनी सेव्ड इज द मनी अर्न्ड, सीधा सीधा बिजनेस का रूल है। जितने पैसे आपके बच गए उसको भी आप अपनी इनकम समझो, उसको भी आप अपना रेवेन्यू समझो। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। बीइंग रेवेन्यू कह लो या इसको आप अपनी इनकम कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली इसको रेवेन्यू कहना ज्यादा सही है। तो बीइंग रेवेन्यू और द इनकम इन नेचर इट शुड बी क्रेडिटेड। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलूं तो भी यहां पर 3 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए, एक गीता अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गीता की कैटेगरी क्या थी? हमने गीता से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था तो गीता हमारे लिए क्रेडिटर थी, ये हमारी लायबिलिटी थी। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे इससे हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए इसको डेबिट कर देना चाहिए। दूसरा, कैश, कैश हमारी एसेट थी। अगर मैं कैश से पेमेंट करूं तो इस कंडीशन में मेरी कैश की एसेट डिक्रीज होगी, और क्योंकि मेरी कैश की एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए इसको यहां पर क्रेडिट कर देना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे एक रेवेन्यू का आइटम है, और अगर रेवेन्यू का आइटम है तो इससे बेटे मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, मेरे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएंगे, यहां से मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको कर देना चाहिए क्रेडिट। तो फाइनली सर एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी सर गीता अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ठीक, तो अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को लिखूं तो मुझे एंट्री में लिखना चाहिए जुलाई 14 को गीता अकाउंट इज टू बी डेबिटेड और उसके साथ साथ कैश अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अब सवाल यह है कि सर अमाउंट कितना? डिस्काउंट अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, कैश अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा? तो अब मुझे जरा पुराना हिसाब किताब देखना पड़ेगा, गीता के साथ क्या चल रहा था। गीता से बेटे हमने गुड्स परचेस किया था 7 जुलाई का। चेक करें बेटे 7 जुलाई का ट्रांजैक्शन। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, हमने 7 जुलाई को गीता से गुड्स परचेस किया था। कितने रुपए का गुड्स परचेस किया था सर? 18,000 का। अब क्योंकि मैंने 18,000 का गुड्स परचेस किया तो कायदे से मुझे 18,000 की पेमेंट करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं पेमेंट करने गया गीता ने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कहा यार पूरा पेमेंट इकट्ठा कर रहा हूं, कुछ तो डिस्काउंट दो। तो पेमेंट देते समय मुझे गीता ने 5% का डिस्काउंट अलाउ किया है। कितना? ये होगा बेटे 18,000 का 5%, 900 रुपीज का गीता ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है। तो फाइनली हमने कितना कैश दिया होगा? 18,000 में से 900 का कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो एक्चुअल पेमेंट हुई है वो हुई है 17,100 रुपीज की। तो गीता अकाउंट कितने से डेबिट होगा? जो फुल पेमेंट होगी बेटे, जितने का डेट सेटल होगा गीता अकाउंट उतने से डेबिट होना चाहिए बाय रुपीज 18,000। कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? जितना हमने एक्चुअल कैश पे किया है उतने से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। डिस्काउंट, जितने रुपए का डिस्काउंट आपने रिसीव किया है उससे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए बाय रुपीज 900। देन द फाइनल journal entry will be Geeta account is to be debited by rupees 18,000, cash account is to be credited by rupees 17,100 and discount received account is to be credited by rupees 900. That will be your final journal entry.
नरेशन लिखेंगे बेटे यहां पर, बीइंग अमाउंट पेड टू गीता आफ्टर रिसीविंग कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ सर बिल्कुल, आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड फ्रॉम विवेक। इस बार बेटे विवेक नाम के आदमी से हमने ₹20,000 का गुड्स परचेज किया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और क्या हुआ? हु अलाउड अस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। उसने हमें बेटे 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है। और विवेक का कहना यह है कि अगर इमीडिएटली पूरा पेमेंट अभी कर रहे हो, पैसे अगर मुझे अभी इमीडिएटली पे कर रहे हो, तो इस ट्रेड डिस्काउंट के अलावा मैं तुम्हें इमीडिएट पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट भी अलाउ करूंगा। कितने का? 2.5% का। हमने भी कहा अरे ट्रेड डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ यहां पे कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, लेकिन कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट आप कैश में करेंगे। तो हमने कहा कर दो पेमेंट कैश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इमीडिएटली अमाउंट कैश में पे कर दिया। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ट्रांजैक्शन हुई है कैश में। क्यों? क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट लेना है। कैश डिस्काउंट आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप कैश में पेमेंट ना करें, और क्वेश्चन में लिखा भी है पेमेंट मेड इमीडिएटली। तो ट्रांजैक्शन कैश में हुई है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं इस ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन करूं तो किस किस अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए? सबसे पहली बात, हमने गुड्स परचेस किया तो पहला इफेक्ट आना चाहिए परचेस अकाउंट के ऊपर। दूसरा, हम इमीडिएटली कैश में अमाउंट पे कर रहे हैं तो दूसरा इफेक्ट आना चाहिए आपका कैश अकाउंट के ऊपर। और यहां पर भी हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के साथ साथ डिस्काउंट ले रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। इससे तीसरा इफेक्ट आना चाहिए आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के ऊपर। ठीक है, थर्ड इफेक्ट आएगा बेटे यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लासिफिकेशन करूं तो परचेस आपका नॉमिनल अकाउंट है, बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। कैश आपका रियल अकाउंट है एंड दिस टाइम कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। और क्योंकि आप यहां पर डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बेटे आपके लिए नॉमिनल अकाउंट होगा, बीइंग इनकम और द रेवेन्यू इन नेचर, आपको इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। ठीक है सर, तो फाइनली एंट्री बनेगी यहां पे परचेस अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर यही बेटे मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्लासिफिकेशन करूं तो मॉडर्न अप्रोच भी कहती है कि यहां पर सबसे पहले तो 3 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेस की कैटेगरी बेटे मॉडर्न अप्रोच कहती है कि नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यहां पर इंक्रीज होगा। अरे क्या क्या लिखा है, परचेस अकाउंट बेटे एक्सपेंस है, यहां पर बेटे गुड्स परचेस करेंगे तो आपकी परचेस एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, यहां पर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे इसलिए हो जाना चाहिए डेबिट। कैश, कैश बेटे आपका एसेट का अकाउंट है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपकी कैश की एसेट डिक्रीज होगी, इसलिए इसको कर देना चाहिए क्रेडिट। और तीसरा अकाउंट जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो होगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका रेवेन्यू का अकाउंट होगा, और जैसे ही आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे इससे आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इसलिए इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी परचेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री बनाई जाए तो एंट्री बनेगी बेटे, पहले तो एंट्री बना लो। एंट्री होगी बेटे परचेस अकाउंट को मैंने डेबिट करना है, कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट करना है, और साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है। सर परचेस अकाउंट कितने रुपए से डेबिट होगा, कैश अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा, सवाल इसका है। ठीक है, आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हमने विवेक से अभी अभी गुड्स खरीदा है, इसका मतलब विवेक के साथ में कोई पुराना ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है कि हमें बेटे हिस्ट्री में जाके देखना पड़े कि विवेक के साथ में हमारे कैसे कैसे पुराने ट्रांजैक्शन हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने विवेक से गुड्स खरीदा, कितने रुपए का गुड्स खरीदा? 20,000 का। ठीक है सर, जैसे ही मैंने गुड्स खरीदा मैंने कहा बताओ तुम ट्रेड डिस्काउंट कितना दोगे? उसने कहा मैं सारे कस्टमर को 10% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता हूं, वही 10% का ट्रेड डिस्काउंट मैं आपको भी अलाउ करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले बेटे जितने रुपए का गुड्स खरीदा उसका जो एमआरपी था, उसका जो लिस्ट प्राइस था, उस लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। हाँ, लिस्ट प्राइस था हमारा 20,000 रुपीज का, एमआरपी था उसका 20,000 रुपीज का, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट बेटे माइनस होगा 2,000 रुपीज। तो यहां पर एक्चुअल अमाउंट जो मुझे विवेक को पे करना है, जिसको हम लोग कहते हैं डेट। जब भी बेटे मैं कहूं ना डेट, तो डेट का मतलब समझ लेना कि वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट में या तो हमें पार्टी को पैसे देने हैं या तो हमें पार्टी को पैसे लेने हैं। हाँ,
डेट जो वर्ड है, डेट वर्ड उधारी के लिए कहा जाता है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना उधारी, तो वैसे अकाउंटिंग में कहते हैं उसको डेट। तो डेट वर्ड एक उधारी के लिए इंग्लिश वर्ड है, और उधारी ली भी जा सकती है, उधारी दी भी जा सकती है, इसलिए इंटरचेंजेबल होता है। ये क्रेडिटर्स के अमाउंट के लिए भी डेट वर्ड को यूज करते हैं, डेटर्स के अमाउंट के लिए भी डेट वर्ड को यूज करते हैं। तो मैंने कहा डेट तो समझ जाना, ये अमाउंट पेएबल है या अमाउंट रिसीवेबल है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो अमाउंट पेएबल टू विवेक कितना, 18,000 रुपीज। लेकिन क्योंकि हम इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं, तब यहां पर हम विवेक से कैश डिस्काउंट भी क्लेम करेंगे, और विवेक ने कहा था मैं तुमको 2.5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। सर कैश डिस्काउंट किस पे निकालोगे, लिस्ट प्राइस पे निकालोगे या अमाउंट पेएबल पे? डेफिनेट सी बात है बेटे, जब भी आपका कैश डिस्काउंट निकलेगा वो अमाउंट पेएबल पे निकलेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 500, बस उत्कर्ष बेटे हो गई गलती। सर कैसे? हां सुनो, असल में आपको जो कैश डिस्काउंट निकालना है वो आपने लिस्ट प्राइस पे नहीं निकालना, आपने कैश डिस्काउंट निकालना है बेटे यहां पर जो नेट अमाउंट पेएबल होता है आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है उस पे आपने कैश डिस्काउंट निकालना होता है। सर ऐसा क्यों? भाई सीधी बात है, सामने वाला कह रहा है कि अगर इमीडिएटली कैश में पेमेंट करोगे तो मैं तुम्हें 2.5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। तो आप उसको पेमेंट करोगे कितना? भाई पेमेंट आप 20,000 तो करोगे नहीं, क्योंकि 20,000 में से 2,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट आप पहले ले चुके हैं। तो फाइनली अगर आप पेमेंट करने भी जाएंगे, मान लो कैश डिस्काउंट नहीं होता, तब भी आप फाइनली कितना पेमेंट करते? 18,000। तो जो भी कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो तो डेट अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, और डेट अमाउंट यहां पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 18,000 का आया है। इसीलिए जब भी कैश डिस्काउंट निकलेगा आपके डेट अमाउंट पे निकलेगा। डेट अमाउंट था बेटे यहां पर आपका 18,000 रुपीज का, तो ये हो जाएगा 18,000 का 2.5% 450 रुपीज। आगे चलें तो फाइनली हमने नेट कैश कितना पे किया होगा? सर 18,000 में से 450 माइनस कर दो तो 17,550 रुपीज का हमने नेट कैश यहां पे किया होगा। अच्छा सर अमाउंट क्या क्या लिखेंगे? जितना कैश पे किया है वो आपके कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा, जितना कैश डिस्काउंट मिला है वो आपके डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जितना डेट का अमाउंट था वो आपके परचेस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सर ये जो हमने गुड्स परचेस किया था, ये जो लिस्ट प्राइस थी, इसका कुछ नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं बेटे। सर ये ट्रेड डिस्काउंट का कुछ नहीं करेंगे? मैंने कहा नहीं बेटे, ना तो लिस्ट प्राइस का हम अपनी एंट्री में कुछ करेंगे और ना तो ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सर ऐसा क्यों? वो भी समझाता हूं, टेंशन नहीं लेने का बेटे, आराम से चलने का। तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा, सॉरी परचेस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? सर 18,000। ठीक है। कैश अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा? सर जितना कैश दिया 17,550। बिल्कुल ठीक। अब ये ऊपर नीचे आ गया क्या? हाँ कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट होगा 70। अरे यार ये होना चाहिए था 17,550 और ये होना था 450। इतना क्लियर? यस सर इतना क्लियर। अब सवाल ये आता है कि सर ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसी बायसनेस क्यों? सर ये हमारे सगा भाई है, ये हमारा सौतेला भाई है, हमने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया। हमारे लिए तो सर हमारा जैसा सगा बड़ा भाई इंपॉर्टेंट है, जितनी इज्जत हम उसको देते हैं उतनी इज्जत हमारे जो बड़े पापा ताऊ जी हैं उनके लड़के बच्चों को देते हैं, उतनी इज्जत हमारे जो काका या चाचा लोग हैं उनके लड़के बच्चों को भी देते हैं। तो हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया सर कि हमारा सगा भाई है, हमारा सौतेला भाई है। ये ऐसा भेदभाव अकाउंटिंग के अंदर क्यों? आप कह रहे हो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड मत करो, हां लेकिन कैश डिस्काउंट को ना प्रॉपर अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना। आपने कहा ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर दो और आपने कहा कैश डिस्काउंट को पूरी इज्जत दो, अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करो। सर इतना भेदभाव वाई? क्यों सर क्यों? अच्छा ओके, ये भेदभाव यहां पर क्यों हो रहा है? Being goods purchased after receiving trade discount of 10% and cash discount of 2%। तो कुल मिला के आपके मन में अब एक सवाल उड़ गया कि सर हमने कैश डिस्काउंट को तो अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन यहां पर ट्रेड डिस्काउंट को हमने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? ऐसा क्यों किया हमने? बोलो ना बेटे, वाला थॉट आ रहा है क्या मन में? नहीं आ रहा होगा तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अगर आप बोलोगे हां सर ऐसा थॉट आया हमारे मन में, यस सर, तो फिर आगे चलना चाहिए। हां सर बिल्कुल आगे चलना चाहिए। आगे चलो सर। ये लो सर, क्यों हमने कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया और क्यों हमने ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए।
और क्यों ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता और क्यों कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, उसका आंसर भी आपको यहीं से मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस की बात करूं, तो पहला डिफरेंस निकल के आता है मीनिंग से। ये ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या, ये कैश डिस्काउंट का मतलब क्या। ठीक, किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है या किसी भी तरह का कोई भी डिस्काउंट अगर आप देंगे तो ये आपके लिए हमेशा एक रिडक्शन होगा। क्यों रिडक्शन होगा? क्योंकि इससे अमाउंट आपका कम हो जाता है। लेकिन किस पे कम हो जाता है? अगर आप किसी को ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हैं या ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, मैं ओवरऑल देने और लेने दोनों की बात कर रहा हूं सर। देने और मतलब अगर आपने गुड्स परचेस किया होगा तो ट्रेड डिस्काउंट आप लेंगे, ये आपके लिए होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। लेकिन अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हैं तो बेचते समय ये होगा आपके लिए डिस्काउंट अलाउड। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट गुड्स या सर्विसेज को देते समय या लेते समय होता है, और उस समय गुड्स को बेचते समय या खरीदते समय, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आपके लिस्ट प्राइस में रिडक्शन होती है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल बेटे, आपके प्रोडक्ट के अंदर एमआरपी लिखी हुई है किसी भी प्रोडक्ट की 1000 रुपए, आपने कहा ट्रेड डिस्काउंट है 10% का, तो जैसे ही आपने 10% माइनस किया 100 रुपए, यानी पार्टी को कितने में दे रहे हो, 900 में दे रहे हो, तो आपने ट्रांजैक्शन होते समय यानी एक्चुअल परचेस और सेल होते समय उसकी एमआरपी में से, एमआरपी को हम लोग कहते हैं बेटे लिस्ट प्राइस, तो उसकी लिस्ट प्राइस में से जितना अमाउंट आप गुड्स को बेचते समय या खरीदते समय रिड्यूस कर देते हैं उसको कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है सर, कैश डिस्काउंट का मतलब, हाँ सामान तो बेटे बिक गया। आप सामान दो तरीके से बेचा जा सकता है बेटे। मान लो मेरा बिजनेस है ये मोबाइल फोन खरीद के बेचने का। अब मैंने मेरे बेटे शॉप में ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कितने का मोबाइल फोन है, मैंने कहा 20,000 रुपए का। उसने कहा ठीक है डिस्काउंट दोगे, मैंने कहा 5% डिस्काउंट सबको देते, 5% डिस्काउंट तुम भी ले लो। उसने कहा डन। तो बेटे इसकी लिस्ट प्राइस 20,000 थी, मैंने सामान को बेचते समय ही कस्टमर से कह दिया 5% कम कर देना, मैं लिस्ट प्राइस में से सर्टेन अमाउंट को रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया मेरे लिए ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर 20,000 का 5% निकालू तो होता है 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज माइनस कर दिया, यानी कायदे से मुझे अपने कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, 19,000 रुपीज मिलने चाहिए। अब मैंने कहा कि यार अगर कस्टमर ने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया तो आज तो पैसे मिलेंगे नहीं, फिर बाद में बार बार कस्टमर के घर जा जाके मुझे अपने पैसे वसूल करने पड़ेंगे, अपने पैसे रिकवर करने पड़ेंगे, दिक्कत वहां पर भी। और अपनी दुकानदारी छोड़ के, बिजनेस छोड़ के डेटर्स के पीछे कौन भागते बैठेगा पेमेंट लेने के लिए। अब डेटर्स के पीछे पेमेंट लाने के लिए, रिकवर करने के लिए और खर्चा करो, पेट्रोल जलाओ, समय खराब करो, दुकानदारी छोड़ो, धंधा बंद करो, सब दुनिया भर के नाटक करने पड़ेंगे। मैंने कहा अगर ये कस्टमर उधारी में लेने आया है तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा डिस्काउंट और दे देता हूं और कहता हूं कि अगर इमीडिएटली कैश में पेमेंट करोगे तो इतना डिस्काउंट और दे दूंगा। अच्छा, यानी बेटे हम अपने डेटर से या अपने क्रेडिटर्स को जब कभी अर्ली पेमेंट करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं, तो उस समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट का मतलब क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है तो पेमेंट देते समय, या अगर क्रेडिट में गुड्स सेल किया है तो पेमेंट लेते समय। तो पेमेंट देते या पेमेंट लेते समय एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट, जो हम डेट के अमाउंट को रिड्यूस करते हैं उसको कहते हैं बेटे हम लोग कैश डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस को रिड्यूस किया, यह है ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस को रिड्यूस करने के बाद क्या निकला, डेट का अमाउंट। डेट के अमाउंट को जो रिड्यूस करोगे आप, यह क्या होगा आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट। फिर से बोलता हूं, जो लिस्ट प्राइस थी एमआरपी थी, एमआरपी को रिड्यूस किया तो यह क्या है आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट। एमआरपी को ट्रेड डिस्काउंट, एमआरपी से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब जो निकला वो क्या निकली, वो निकली बेटे आपकी डेट की अमाउंट। डेट की अमाउंट को जब रिड्यूस करोगे तो ये जो डेट की अमाउंट रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डेट, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ सेटलमेंट, ये आपके लिए कहलाएगा कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब अगर इन दोनों का देखा जाए तो सर पर्पस क्या है। ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करने का पर्पस होता है प्रमोशन ऑफ सेल्स। हर एक सेलर ये चाहता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा गुड्स बिके, ज्यादा से ज्यादा लोग कस्टमर मेरी शॉप में आए, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे। तो अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट अलाउ करता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कभी बेटे आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखा होगा 50% ऑफ, 30% ऑफ, कोई भी कस्टमर जा रहा है सबको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं, एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे सेल्स प्रमोशन करनी होती है। तो ये जो डिस्काउंट बेटे आपको अलग अलग तरीके से ऑफर होता है, जो कि आपको सामान को बेचते या खरीदते समय ही मिल जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन आपने तो सामान खरीद लिया या बेच लिया, जो भी परचेस या सेल करनी थी आपने कर ली। परचेस या सेल करने के बाद
एट द टाइम ऑफ मेकिंग एक्चुअल पेमेंट, जो आप पेमेंट करते हैं या देते हैं या लेते हैं, तो डेट के अमाउंट में जो डिस्काउंट मिलता है या डेट के अमाउंट में जो रिडक्शन होती है वो होती है कैश डिस्काउंट। इसका मतलब कैश डिस्काउंट अलाउ करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हमारा डेटर हमको जल्दी से जल्दी पैसे दे दे, ताकि हमें डेटर्स के बार बार उसके घर जाके तकादा ना करना पड़े, बार बार हमें उनसे पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए बेटे डेट से जल्दी से अर्ली पेमेंट रिकवर करने के लिए, अपना पेमेंट जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए जो डिस्काउंट अलाउ होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। ठीक। तीसरा, सर डिस्काउंट कब अलाउ किया जाएगा? अगर आप ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो जिस समय ट्रांजैक्शन होती है, परचेस और सेल होती है, ट्रेड डिस्काउंट उसी समय अलाउ हो जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट कब अलाउ हो गया? ट्रांजैक्शन जब होनी थी वो हो गई, बाद में जब ट्रांजैक्शन के डेट का सेटलमेंट का टाइम आएगा, जब पार्टी पेमेंट देने या लेने की बात करेगी, तो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट मेड, उस समय यहां पर आपका कैश डिस्काउंट अलाउ होगा। तो कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शन के होते समय अलाउ नहीं होता, कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट के लेन देन करते समय अलाउ होता है। और ये इसकी पहचान होती है। किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ते समय आप कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट है कि कैश डिस्काउंट है? अगर वहां पे क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट का जिक्र है और वो डिस्काउंट का जिक्र परचेस और सेल के साथ में है तो समझ जाओ ये ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट का जिक्र है और वो डिस्काउंट का जिक्र पेमेंट के साथ में है कि हम पेमेंट दे रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिला, हम पेमेंट ले रहे हैं और हमने डिस्काउंट दिया, तो जब भी डिस्काउंट का जिक्र पेमेंट के साथ में हो तो समझ जाना वो कैश डिस्काउंट है। अब यहां पर फाइनली इसको डिस्क्लोज कहां करते हैं? मैं अभी अकाउंट की बुक की बात नहीं कर रहा। क्या होता है, जब भी आप कोई सामान बेचते हैं तो आप बायर को एक बिल बना के देते हैं जिसको आप कहते हैं इनवॉइस। वैसे जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप सेलर से बिल मांगते हैं और जो सेलर से बिल आपको मिलता है वो होता है इनवॉइस। इनवॉइस कब बनता है? ट्रांजैक्शन के होते समय। इनवॉइस या बिल कब बनाया जाएगा? जब आप गुड्स को परचेस कर रहे हैं या आप गुड्स को बेच रहे हैं, उसी समय आप इनवॉइस बनाते हैं। तो गुड्स को परचेस करते समय या गुड्स को बेचते समय अल्टीमेटली आप जब इनवॉइस बनाएंगे तो इनवॉइस बनाते समय ही, गुड्स को परचेस या सेल करते समय ही आप अपना ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ कर देंगे। और जो आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है, जो आपने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया है, वो ट्रेड डिस्काउंट आपके इनवॉइस में भी रिकॉर्ड हो जाएगा। मान लो बेटे आपने बनाया ये बिल, ये बन गया बेटे आपका इनवॉइस। किसी को सामान बेचा, ये आपने इनवॉइस बना दिया। इनवॉइस में अब इनवॉइस बन रहा है, इसका मतलब खरीदी बिक्री तो हुई है ना, परचेस सेल तो हुई है। अब परचेस सेल हुई है और उसी समय आपने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया, तो आप इनवॉइस में ही क्या रिकॉर्ड कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड कर देते हैं। सर यहां पे कैश डिस्काउंट आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। कैश डिस्काउंट आप कब रिकॉर्ड करेंगे? सर जब एक्चुअल पेमेंट होगी। और कोई जरूरी है क्या अभी एक्चुअल पेमेंट हो रही है? सर अगर मान लो कैश में परचेस होती, तो अगर कैश में ही परचेस होती है तब भी इनवॉइस के अंदर कैश डिस्काउंट नॉर्मली नहीं लिखा जाता। कैश डिस्काउंट इनवॉइस सिर्फ अमाउंट ऑफ डेट को बताता है कि इतने पैसों की लेन देन होनी है। एक्चुअल कितना पैसा मिला और एक्चुअल कितना पैसा दिया गया, ये आपका तो बेटे फाइनल सेटलमेंट के समय ही समझ में आता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि जब बिल या इनवॉइस बनता है तो ट्रेड डिस्काउंट आपको बिल या इनवॉइस में लिखा हुआ मिल जाएगा। दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली शोन इन द इनवॉइस बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम लिस्ट प्राइस, बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम मार्केट प्राइस। तो अगर मैं बात करूं इनवॉइस में क्या डिस्क्लोज होगा, तो इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट तो डिस्क्लोज होगा, लेकिन इनवॉइस में कभी भी कैश डिस्काउंट डिस्क्लोज नहीं होता, नॉट शोन इन द इनवॉइस। अब यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों कैश डिस्काउंट अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हो जाता है और क्यों ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। सर ऐसा क्यों? भाई सीधी बात है, आपका जो एमआरपी था, आपने एमआरपी में से ट्रेड डिस्काउंट काटा और जो फाइनल डेट का अमाउंट था, डेट के अमाउंट आपने कहां पे लिख दी? इनवॉइस में। और आपने इनवॉइस के इसी अमाउंट पे एंट्री बनानी है। और ये जो अमाउंट आपने लिखा है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखा है। तो क्योंकि बेटे ये अमाउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही आ रहा है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट की बुक में जनरली रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ ऐसा नहीं है। कैश डिस्काउंट क्योंकि इनवॉइस के अंदर प्रेजेंटेड नहीं है, आपके डेट के अमाउंट में से अभी तक माइनस नहीं हुआ, इसलिए कैश डिस्काउंट जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब दिया या लिया जाएगा। तो जब एक्चुअल पेमेंट के समय कैश डिस्काउंट आप रिसीव करेंगे या कैश डिस्काउंट आप अलाउ करेंगे, तब आपको उसको सेपरेटली अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक रीजन। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपके इनवॉइस के अंदर ही दिख जाता है और इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट होता है, उसी नेट अमाउंट पे इनवॉइस बनता है और उसी नेट अमाउंट पे वही नेट अमाउंट हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। और एक और अगर डिफरेंस देखना है तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे अभी हमने
हमने डिस्कस किया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, एंट्री नहीं बनाते, इसका मतलब उसकी कोई लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगी। तो आप लेजर अकाउंट, तो क्वेश्चन अकाउंट के अंदर या अकाउंटिंग करते समय लेजर अकाउंट, हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए लेजर में किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करते। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट क्योंकि हम सेपरेटली अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए लेजर पोस्टिंग करते समय हमें अपने लेजर में कैश डिस्काउंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। उसके बाद वेरिएशन, क्या सर ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए एक जैसा होता है कि परसेंटेज में अलग अलग हो सकता है? नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, जो बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल कस्टम या ट्रेडिशंस हैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो वेरी होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेस एंड सेल। अगर कोई आदमी ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो उसके लिए जनरली ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई कस्टमर कम क्वांटिटी खरीद रहा होता है तो उसके लिए ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। कैश डिस्काउंट का हिसाब किताब क्या? हाँ, कैश डिस्काउंट भी वेरी हो सकता है, किसी के लिए 5% है तो किसी के लिए 4% हो सकता है, किसी के लिए 3% हो सकता है। और ये जो कैश डिस्काउंट आपका वेरी करेगा, ये वेरी करेगा कि आप कितना अर्ली पेमेंट करते हैं। जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे आपके लिए कैश डिस्काउंट का परसेंटेज उतना हाई होगा, और जितना आप लेट पेमेंट करेंगे द परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट कीप ऑन रिड्यूसिंग। धीरे धीरे आपका कैश डिस्काउंट का परसेंटेज यहां पर कम होता चला जाएगा। ये एक यहां पर इश्यू होता है। इसीलिए याद रखें कि अगर ट्रेड डिस्काउंट के अंदर वेरिएशन आया तो क्वांटिटी के बेसिस पर आ सकता है, और अगर कैश डिस्काउंट के अंदर कोई वेरिएशन आया तो कैश डिस्काउंट के अंदर का वेरिएशन अमाउंट ऑफ पेमेंट या नंबर ऑफ डेज ऑफ द पेमेंट या डिले ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा पेमेंट डिले होगा कैश डिस्काउंट का परसेंटेज उतना कम होता चला जाएगा। तो क्योंकि बेटे हमारा ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी इनवॉइस में रिकॉर्ड हो चुका है, इनवॉइस में ही हम अपने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके नेट डेट का अमाउंट दिखा चुके हैं, इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट की बुक में दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो नेट अमाउंट होता है उसी से परचेस या सेल की एंट्री बना दी जाती है। बोलो बेटे, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बताओ बेटे, मुद्दा समझ में आया? बात समझ में आई कि क्यों हम ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते और क्यों हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं? ये वाला क्वेश्चन बेटे आपका एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सर कब आया था? ये आया था 2002 या 2003 में। सर 2002-2003 में। हाँ, क्या है, जैसे अभी आपका सीए फाउंडेशन चलता है ना, जिसके अंदर अकाउंट का सब्जेक्टिव पेपर है। पहले चला करता था सीपीटी, सीए सीपीटी, जिसके अंदर अकाउंट का भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, एबीसीडी पे आपको टिक करना होता था। सीए सीपीटी शुरू हुआ था 2017 में और ये चला 2018 तक। 2018 से आ गया सीए फाउंडेशन, न्यू कोर्स और अकाउंट का हो गया सब्जेक्टिव पेपर। लेकिन पहले अगर बैकडेट में जाओ तो 2007 के पहले भी आपका सीए फाउंडेशन ही चला करता था, वहां पर अकाउंट का पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। मतलब बेटे ये है ईयर 2007, ये हो गया ईयर 2018, और इसके बाद, इसके बीच में और इसके पहले, तो इस पीरियड में चला बेटे CACPT। इसमें अकाउंट का पेपर होता था MCQ बेस्ड, CACPT में। अभी हो गया बेटे CA फाउंडेशन, इसमें अकाउंट का पेपर हो गया सब्जेक्टिव। वैसे ही 2007 के पहले भी चला करता था बेटे CA फाउंडेशन, यहां पर भी अकाउंट का पेपर हुआ करता था सब्जेक्टिव। इसलिए इसको कहने लगे हम लोग न्यू कोर्स और इसको कहने लगे हम लोग ओल्ड कोर्स। तो ओल्ड कोर्स में 2002 या 2003 में डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस एक 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। इंस्टीट्यूट ने अगर किसी भी अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन को दे दिया तो ऐसे क्वेश्चन के आगे फर्दर अटेम्प्ट के अंदर रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए बेटे आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझेंगे और ईमानदारी से इसको एक बार घर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है सर, घर में तो है ही सर, घर में जाके क्या पढ़ना है? अजय सॉरी बेटे, लाइव क्लास में पढ़ाने बोलने की आदत है ना। लाइव क्लास में बच्चे जब घर जाते ना कहते घर में जाना तो भाई पढ़ लेना, तो इसलिए हाँ, तो अभी आप घर में हैं, क्लास खत्म होने के बाद जब आप रिवीजन करें तो इस रिवीजन को या इस डिफरेंस को आप जरूर देखें। ठीक है सर, देख लेंगे, आगे चलते हैं। लो अब बात आती है इस पे। जुलाई 16 का एक ट्रांजैक्शन और है हमारे पास, वो कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम नवीन। अब इस बार हमने गुड्स परचेज किया है नवीन से, of the list price rupees 2 lakh. He allowed 10% trade discount and 5,000 cash discount was also allowed for the quick payment. तो बेटे ये जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कब
अलाउ कर दिया होगा सर गुड्स को खरीदते समय, लेकिन कैश डिस्काउंट कब अलाउ किया होगा सर? पेमेंट करते समय। ठीक है, तो अब किस किस पे फर्क पड़ेगा सर? एक फर्क पड़ेगा परचेस अकाउंट पे, एक फर्क पड़ेगा कैश अकाउंट पे, और एक फर्क पड़ेगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पे। परचेस अकाउंट होगा आपके लिए नॉमिनल अकाउंट, बीइंग एक्सपेंस इन नेचर इट शुड बी डेबिटेड। कैश अकाउंट होगा आपके लिए रियल अकाउंट, दिस टाइम कैश इज गोइंग आउट, यू आर मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट, कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड। और आखिरी इफेक्ट जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी आपके लिए नॉमिनल अकाउंट होगा, बीइंग रेवेन्यू और इनकम इन नेचर इट शुड बी क्रेडिटेड। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चले तो इफेक्ट पड़ेगा तीन अकाउंट पे, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेस की कैटेगरी यहां पर एक्सपेंस की होगी, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए इनको डेबिट हो जाना चाहिए। उसके बाद कैश, कैश आपके लिए एसेट है, आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हैं तो कैश की एसेट आपकी डिक्रीज होगी और कैश की एसेट डिक्रीज होगी। अरे यार यहां पर एक्सपेंसेस डिक्रीज होना चाहिए था, यहां पर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे इसलिए इनको क्रेडिट हो जाना। परचेस एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, परचेस के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे इसलिए इसको डेबिट हो जाना चाहिए। कैश की एसेट आपकी डिक्रीज होगी इसलिए क्रेडिट हो जाना चाहिए। साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट आपका रिसीव्ड या रेवेन्यू अकाउंट है और यहां पर आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो फाइनली एंट्री क्या बनाएंगे? तो बेटे फाइनली एंट्री बनेगी, पहले तो एंट्री बना लो अपनी सर, परचेस अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। सर कितने रुपए से? हमने गुड्स परचेस किया बेटे 2 लाख रुपीस का। जब भी आप गुड्स परचेस करेंगे यानी इस समय आपकी परचेस और सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है, और परचेस और सेल की ट्रांजैक्शन होते समय कौन सा डिस्काउंट होता है? तो कौन सा डिस्काउंट अलाउड या रिसीव किया जाता है? बताओ बेटे। एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ परचेस और सेल ट्रांजैक्शन विच डिस्काउंट यू आर गोइंग टू अलाउड और रिसीव, वेदर इट इज द ट्रेड डिस्काउंट और द कैश डिस्काउंट। बताओ बेटे, बोलो सर। परचेस या सेल के समय जो डिस्काउंट अलाउड या रिसीव किया जाता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले यहां पर अगर मुझे एडजस्ट करना है तो वो ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्ट करना है। ट्रेड डिस्काउंट यहां पर अब हमने क्योंकि गुड्स परचेस किया तो हमको मिला होगा, ट्रेड डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुआ होगा वो हुआ होगा 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपीज। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस कर दूं तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेट विच इज टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, एक्चुअल अमाउंट या उधारी का जो सही अमाउंट है जिसे मुझे फ्यूचर में सेटल करना है वो होगा 1,80,000 रुपए का। बिल्कुल ठीक बात। अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने इमीडिएटली कैश में पेमेंट भी कर दिया है इमीडिएटली अगर कैश में पेमेंट कर दिया है तो यहीं पर कैश पे हो गया होगा, तो यहां पर आपने कैश डिस्काउंट भी आपको अलाउ किया गया होगा। कैश डिस्काउंट 5,000 रुपीज का अलाउड है, इसलिए बेटे यहां पर आपने एक्चुअल अमाउंट जो पे की होगी वो 1,75,000 की होगी। इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए नेट परचेस के अमाउंट से। नेट परचेस का अमाउंट है 1,08,000। अरे यार नेट परचेस का अमाउंट है आपका 1,80,000 रुपीज। उसके बाद कैश अकाउंट आपने जितना नेट कैश पे किया उससे क्रेडिट होना चाहिए 1,75,000 रुपीज। और डिस्काउंट रिसीव में सिर्फ और सिर्फ हम कैश डिस्काउंट को रिसीव करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 5,000 रुपीज से। नरेशन होगा बेटे बीइंग गुड्स परचेज्ड आफ्टर रिसीविंग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000। अगला परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। इस बार बेटे ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो दो अकाउंट के ऊपर फर्क पड़ना चाहिए, एक होगा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा होगा बैंक अकाउंट। फर्नीचर बेटे आपके लिए, हाँ फर्नीचर अकाउंट और बैंक अकाउंट। फर्नीचर आपके लिए रियल अकाउंट है, फर्नीचर इज कमिंग इन देयरफॉर इट शुड बी डेबिटेड। बैंक आपके लिए पर्सनल अकाउंट है, अगर आपने पेमेंट बैंक के थ्रू की है या आपने अगर चेक इशू किया है तो एट दिस टाइम बैंक्स आर द गिवर, बैंक वालों को पेमेंट करनी है, बैंक यहां पर गिवर है इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए। वैसे ही अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलूं तो दो अकाउंट के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, एक होगा फर्नीचर अकाउंट और दूसरा होगा बैंक अकाउंट। फर्नीचर भी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपकी एसेट है, अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो इससे आपके फर्नीचर की एसेट इंक्रीज होगी और क्योंकि फर्नीचर की एसेट इंक्रीज होगी इसको डेबिट हो जाना चाहिए। वैसे ही अगर आप बैंक की बात करो तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बैंक को भी एसेट माना जाता है। बैंक के थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे तो इससे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इससे आपकी बैंक की एसेट डिक्रीज होगी, इसलिए इसको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो अगर एंट्री लिखी जाएगी तो एंट्री लिखी जाएगी बेटे यहां पर फर्नीचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज, कहां गया, अरे हाँ 60 तक कितने का खरीदा था फर्नीचर? फर्नीचर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 5,680। furniture account is to be debited by rupees 5,680 and credited by rupees 5,680।
बीइंग फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक। लो बेटे, ये हमारा एक क्वेश्चन आज का खत्म हुआ। परचेज से रिलेटेड सारी एंट्रीज को हमने यहां पे डिस्कस किया। बोलो बेटे, क्वेश्चन पूरा समझ में आया, हाँ या ना? सर ये कुछ ज्यादा बड़े साइज का क्वेश्चन था बेटे, अभी लग रहा है साइज बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे इतने साइज के क्वेश्चन की आपको आदत पड़ जाएगी, टेंशन ना ले। सर क्या एग्जाम में भी क्वेश्चन का साइज ऐसा ही होगा? हाँ बेटे, सीए फाउंडेशन के अंदर लगभग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका जो मिनिमम साइज वो तो यही होता है। अच्छा, हाँ बेटे, उत्कर्ष ने कहा यस सर सारा समझ में आ गया। पारस आपका क्या विचार है बेटे, सारी एंट्रीज आपके समझ में आई, हाँ या ना? यस सर, ठीक है बेटे। तो लगभग बेटे आपको सारी एंट्री समझ में आ गई है। परचेज से रिलेटेड जितने अलग अलग पॉसिबल ट्रांजैक्शंस हो सकते थे जो जनरली आपके क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन हमने कवर कर लिए। इसके अलावा कोई एक्सेप्शनल आइटम होगा तो वो आगे जाके हमारे सिलेबस के अंदर अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कवर होता रहेगा। आ गया सर, आ गई सर, वेरी गुड। चलो बेटे, तो इसके बाद अब अपनी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। सर कल की क्लास में क्या होगा? कल की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? सर ये जनरल एंट्री ऐसा नहीं सर, प्रीवियस चैप्टर क्वेश्चन बेटे भेजे ना मैंने, नहीं भेजे क्या बेटे? अगर किसी को मतलब कि जिसको नोट्स बेटे, क्या होता है कि आपकी क्लास के बाद क्या है, अभी सीए फाउंडेशन जून 2021 वालों की सुपरसोनिक बैच है, फिर उनकी सुपरसोनिक बैच खत्म होगी तो उसके जस्ट 15 मिनट बाद इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की अकाउंटिंग की बैच। सर एक क्वेश्चन रह अच्छा डिस्कस करने वाला क्वेश्चन रह गया था बेटे। डिस्कस करने वाले क्वेश्चन को याद है मुझे, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, बस उसकी एक आध दिन फ्री होकर आराम से बैठ के स्लाइड वगैरह बना लूं, ठीक है? जल्दी से डिस्कस करूंगा बेटे उसको, ठीक? याद है, वो भी याद है, क्योंकि अभी तक वाला लेक्चर मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और जब तक अपडेट नहीं हुआ इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पेंडिंग है। हाँ, तो बेटे जैसी सुपरसोनिक बैच खत्म होती है उसके बाद इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग की क्लास होती है, उसके बाद इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग की क्लास होती है, फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वालों की रिवीजन बैचेस होती हैं। तो अभी हो ये रहा है कि सवेरे बेटे मॉर्निंग में लगभग 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कंटिन्यूअसली मेरी क्लासेस ही चल रही हैं अभी, इसीलिए बेटे थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है? बस 2-4-8-10 दिन की कहानी है। 2-4-8-10 दिन के बाद इनका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मेरे पास जो पूरा समय रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए अर्पित रहेगा बेटे, ठीक? हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बचा था उसको भी डिस्कस करेंगे बेटे, छोड़ूंगा कुछ नहीं, टेंशन ना ले बिल्कुल आप, ठीक? तो बेटे कल हमारी मुलाकात होगी। कल की क्लास में हम बेटे सेल्स से रिलेटेड जितनी पॉसिबल एंट्रीज हैं उन सारी पॉसिबल एंट्रीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उन सारी पॉसिबल एंट्रीज को समझेंगे, ठीक? सर ऐसा ही लग रहा है जनरल एंट्री कुछ ज्यादा ही चल रहा है बेटे, यही तुम्हारा बेसिक है। जिसका एंट्री के ऊपर कंट्रोल, उसके लिए अकाउंटिंग बाएं हाथ का खेल। और जिसने एंट्रीज को लाइटली लिया, लाइटली लेने का मतलब जिसने एंट्री को रट लिया, क्योंकि देखो बेटे जनरल एंट्री के लगभग 40-50 क्वेश्चन तो आपने 11th क्लास में सॉल्व किए ही होंगे। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते करते, यानी 11th क्लास से लेके आज तक मैं अगर देखूं तो जनरल एंट्री के कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब कोई एंट्री आप लिखते थे, भले ही आपको समझ में ना आई होगी, उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का रेशनल आपको समझ में ना आया होगा, लेकिन वो एंट्री इतनी बुरी तरह से रट गई कि एंट्री आप बता देते हैं। लेकिन अब ऐसा काम नहीं चलेगा, अब आपको अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब आपको बेटे अब हर बार हर चीज में वाई सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों? और यहां पर बेटे आपको इस वाई सोचने पे मजबूर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। हर एक चैप्टर के अंदर ऐसा क्यों, इस पे बात ले जाके मैं बार बार रोकूंगा ताकि एग्जाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक? यस सर, ठीक है। चलो बेटे क्लास यहां पे रोकते हैं। बचे हुए दिन के लिए बेटे हैव अ नाइस डे, बाय बाय। कल मिलेंगे, अच्छा ख्याल रख बेटे। अब सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, कल मिलेंगे बेटे, बाय बाय, थैंक यू।